नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसमें कैसे कैसे और क्या क्या डेवलपमेंट टाइम के साथ हुए, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्स, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, आपका लैपटॉप से लेकर आपकी बॉडी तक, केमिस्ट्री हर जगह है। अगर केमिस्ट्री को हम एक पिज़्ज़ा माने तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उस पिज़्ज़ा की एक स्लाइस होगी। तो आज की इस वीडियो में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन सेंट्रिक, यानी कार्बन जो है वो हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक की एटम होता है। कार्बन एटम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4 बॉन्ड बनाता है, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 होती है। जनरली कार्बन एटम क्या करता है, किसी दूसरे कार्बन एटम से बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए हमें कार्बन की बहुत सारी लंबी लंबी चेन्स देखने को मिलती है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम, या इस टेंडेंसी को हम कैटेनेशन बोलते हैं, यानी कि कार्बन का खुद कार्बन से ही बॉन्ड बनाना। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन एटम है जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, और जो बची हुई वैलेंसी है, जैसे कि इस कार्बन की बात करें तो बची हुई तीनों वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाइड है। कार्बन की कैटेनेशन की जो टेंडेंसी है उसके कारण हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे से मेरा मतलब 9 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बन की कैटेनेशन की इस प्रॉपर्टी के कारण हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन लाइक डोडेकेन, रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स लाइक एंथ्रेसिन, एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स विथ रिंग्स ऑफ कार्बन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स लाइक एस्टेडाइओल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस लेक्चर की शुरुआत वहीं से करें जहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, यानी कि बर्थ ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत मिड 1800 में हुई थी। उस समय प्लांट्स जैसे कि विलो और पॉपी अपने मेडिसिनल बेनिफिट के लिए जाने जाते थे। लोग इनका इस्तेमाल इलाज के लिए तो करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इनके मेडिसिनल बेनिफिट क्यों हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये प्लांट्स मॉर्फिन और सैलिसिलिक एसिड जैसे मेडिसिनल मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। उस समय ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही डिराइव किया जा सकता है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं उन्हें सिर्फ लिविंग थिंग्स से, यानी कि जीवित चीज़ों से डिराइव किया जा सकता है या फिर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। यानी कि इनऑर्गेनिक चीज़ों से आप ऑर्गेनिक चीज़ों को नहीं बना सकते। ये माना जाता था 18th सेंचुरी से पहले। 1815 में स्वीडिश केमिस्ट बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। वाइटल फोर्स थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ आप वाइटल फोर्सेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या डिराइव कर सकते हो। यानी कि वाइटल फोर्सेस भी एक तरह से हम बोले तो जीवित चीज़ें या फिर जैव शक्ति, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो वाइटल फोर्सेस से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक चीज़ों को आप बना नहीं सकते, इसलिए लोग अपने कपड़ों को डाई करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे वो थे फूल, पत्तियाँ, कीचड़ और अपना खुद का यूरिन। जी हाँ, वो अपना खुद का यूरिन इस्तेमाल करते थे अपने कपड़ों को डाई करने के लिए। लेकिन वो ऐसा क्यों करते थे, इसके पीछे एक रीज़न है। यूरिया जो होता है वो यूरिन का मेन नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट होता है। और नाइट्रोजन एक डाई मोर्डेंट के रूप में काम करता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यूरिया जो होता है वो एक डाई मोर्डेंट के रूप में काम करता है। अब डाई मोर्डेंट क्या होता है? ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपके फैब्रिक और डाई के बीच में बॉन्ड बनाता है, यानी कि आपके कपड़े को उस डाई से, यानी कि उस रंग से जोड़ता है, जिससे कि वो डाई कपड़े पर ज़्यादा दिनों तक टिकती है, और साथ ही उसका कलर, यानी कि उसका रंग जो है वो भी इन्हांस होता है। ये एक डाई मोर्डेंट का एग्जाम्पल है। उस समय लोग अपने यूरिन को डायर्स के पास सेल किया करते थे, यानी कि अपना यूरिन इकट्ठा करके उसे डायर्स को सेल करते थे। डायर्स उस यूरिन का इस्तेमाल कपड़ों को डाई करने में किया करते थे। बेसिकली क्या करते थे कि बड़े बड़े टैंक थे, उन टैंक्स में ये कलर और यूरिन का मिक्सचर डाल दिया जाता था और उसमें उन कपड़ों को डाल दिया जाता था जिनको कलर करना होता था, और कुछ दिनों बाद निकाल लेते थे तो कपड़े रंगीन हो जाते थे। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एंशियंट रोम में ये बिज़नेस इतना पीक पे पहुँच चुका था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक यूरिन टैक्स तक इम्पोज कर दिया था। अगर आपने कभी अपने कपड़ों को डाई करने की कोशिश की होगी तो जो डाई सॉल्यूशन होता है उसमें भी यूरिया होता है। लेकिन घबराइए मत, ये यूरिया हमारे यूरिन से नहीं आता। इसके लिए थैंक्स करना पड़ेगा फ्रेडरिक वोलर को, जिन्होंने 1828 में अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जो कि जाना पहचाना लग रहा है। जी हाँ, ये यूरिया है। सबसे पहले फ्रेडरिक वोलर ने ही
लैब में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया था, और यूरिया ऐसा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में बनाया गया, वो भी किसी इनऑर्गेनिक चीज़ से। वॉलर की डिस्कवरी मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री की स्टार्टिंग पॉइंट माना गया। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन सेंट्रिक है और कार्बन कुछ ऐसे काम करता है जो कि हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 4 बंद बनाना। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि किस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं और कौन सा एटम किस एटम से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल प्रोपेन की अगर बात करें तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C3H8। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली हमें ये बताता है कि उस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये नहीं पता चलता कि कौन सा एटम किस एटम से कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो C3H8, तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा एटम किस एटम से कनेक्टेड है। इसके लिए हमें लुईस स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जानकारी हम लुईस स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रोपेन एक गैस है जिसे घरों में और इंडस्ट्रीज़ में हीटिंग के लिए एज अ फ्यूल काम में लिया जाता है। तो क्योंकि हम जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण हम ये भी जानते हैं कि कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड्स बनाना प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर तीनों कार्बन को मैंने एक एक सिंगल बॉन्ड से शो कर दिया है। उसके बचे हुए वैलेंसीज को हम बचे हुए हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोपेन का लुईस स्ट्रक्चर निकल के आता है। लेकिन लुईस स्ट्रक्चर के साथ एक दिक्कत है, जब हमें बड़े मॉलिक्यूल्स का लुईस स्ट्रक्चर बनाना होता है, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल देखिए, इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है और इसको ड्रॉ करना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसको ईजी करने के लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला जिसको हम बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में हम क्या करते हैं कि जो सारे कार्बन हाइड्रोजन एटम के जो बॉन्ड हैं उनको हम हाइड कर देते हैं, जैसे कि ये। अब यहाँ पर मैंने इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था उसको हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो मैंने सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स को हाइड किया है, ना कि कार्बन कार्बन के बीच के, और ना ही कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के जो बॉन्ड्स थे उनको मैंने हाइड किया है। लेकिन ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं है, ये एक स्टेप था टुवर्ड्स कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने के लिए आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। इन बॉन्ड्स को तो आपको हाइड करना ही है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन एटम है इनको सबको आपको कार्बन के साथ चिपका कर लिखना है, जैसे कि ये। तो ये हुआ इसका एक प्रॉपर कंडेंस स्ट्रक्चर। इसमें आप क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन दूर दूर लिखे थे मैं उसको कार्बन के साथ लिख दूंगा, जैसे कि इस कार्बन से, अगर वहाँ पर पिछले स्लाइड में आप देखेंगे, यहाँ पर इस कार्बन से ये तीनों हाइड्रोजन्स अटैच थे, जैसे कि ये 3 हाइड्रोजन्स थे। तो मैंने यहाँ पर कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में इन तीनों हाइड्रोजन्स को कार्बन के साथ यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला तो हमने लिख दिया, लेकिन केमिस्ट चाहते थे कि हम इसको और इजी बनाएं, यानी कि इसको और छोटा करें। तो इसके लिए उन्होंने एक और तरीका निकाला जिसको बोला जाता है स्केलेटल फार्मूला। स्केलेटल फार्मूला या फिर उसको हम लाइन एंगल फार्मूला भी बोलते हैं। तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड्स थे उनको शो नहीं किया है। लाइन एंगल फार्मूला में हम कार्बन एटम को शो ही नहीं करते, हाइड्रोजन एटम को भी शो नहीं करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये। तो ये एक लाइन एंगल फार्मूला है इसी मॉलिक्यूल का, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था। ये इसी का अगर मैं लाइन एंगल फार्मूला बनाऊँ तो ये लाइन एंगल फार्मूला में जितने भी बेंड होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक मोड़ या फिर जो एंड होते हैं, यानी कि जो सिरा होता है, वो बेसिकली एक कार्बन एटम को शो करते हैं। और लाइन एंगल फार्मूला में हम कार्बन की जितनी भी वैलेंसी बची हुई होती है उसको हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1, 2 और 3, मतलब कि यहाँ पर एक कार्बन एटम है जिसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। यानी यहाँ पर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने थे, लेकिन यहाँ पर उसके 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन को मानेंगे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जिसको हमने दिखाया नहीं है, लेकिन वो हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि पिछली स्लाइड में अगर मैं दिखाऊं तो ये हाइड्रोजन था, लेकिन मैंने इसको इस स्लाइड में यहाँ पर हाइड कर दिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ
जितने भी सर्कल्स यहाँ पे मैंने दिखाए हैं वो सब आपको एक कार्बन एटम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी बेंड्स हैं यानी कि जितने भी मोड़ हैं और जितने सिरे हैं, तो एक सिरा ये और एक सिरा ये, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बनाता तो उसका जो सिरा होता वो भी एक कार्बन एटम को शो करता। और यहाँ पर देखिए, अगर ये कार्बन एटम है और इसका एक बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, मतलब यहाँ पर इसको 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इसको 3 बॉन्ड और बनाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम इस कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन को जुड़ा हुआ मानते हैं, यहाँ हम उसको शो नहीं कर रहे हैं। तो ये स्केलेटल फार्मूला या लाइन एंगल फार्मूला भी आपने समझा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट आएगा कि आपने कार्बन को हाइड कर दिया है, हाइड्रोजन को हाइड कर दिया, लेकिन ये नाइट्रोजन को क्यों हाइड नहीं किया है, नाइट्रोजन को क्यों दिखाया है। तो नाइट्रोजन एक हेटेरो एटम है। लाइन एंगल फार्मूला या स्केलेटल फार्मूला में हमेशा हेटेरो एटम्स को शो करते हैं। हेटेरो एटम्स क्या होते हैं? हेटेरो एटम्स बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम होते हैं उनको हम हेटेरो एटम बोलते हैं। जैसे कि ये जो आपको नीचे एग्जांपल दिखाया है मैंने यहाँ पर, हेटेरो एटम्स हैं अगर ये किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं स्केलेटल फार्मूला का। ये स्पार्टेम है जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। तो हम हेटेरो एटम्स को और उनके साथ जो एटम जुड़े होते हैं उनको क्यों शो करते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। ये हमें उस मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप की जानकारी देता है। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अमाइड ग्रुप है, ये फिनाइल रिंग है, यहाँ पे अमाइन है, इस तरह ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करता है, यानी मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है? ये सब चीज़ें फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड की जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये स्पार्टेम है जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है और पिछली स्लाइड में हमने इसी का एग्जाम्पल लिया था। स्पार्टेम का इस्तेमाल ज़्यादातर चीज़ों को मीठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपकी कॉफ़ी। और कॉफ़ी से मुझे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और याद आता है, कैफ़ीन। कैफ़ीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपकी कॉफ़ी में होता है। सोचिए, आप एक कप कॉफ़ी पी रहे हैं तो आप लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल से आपको ये दिखा देता हूँ। लुईस स्ट्रक्चर में हम सारे बॉन्ड्स को शो करते हैं। कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को शो नहीं करते। स्केलेटल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हम कार्बन एटम को हम एक बेंड या फिर एक एंड से दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो भी सिरे के कार्बन है, जैसे कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों को तो मैंने इन सिरों से दिखा दिया है, लेकिन बचे हुए जो बीच के 6 कार्बन है मैंने इनको ये यहाँ पर और यहाँ पर 6 बेंड से यानी कि 6 मोड से दिखाया है। तो यहाँ पर हर मोड एक कार्बन एटम को शो करेगा। अब जैसे इस कार्बन एटम की बात करें तो एक तो ये यहाँ पर बॉन्ड है इसका और एक ये जो बॉन्ड है, तो यहाँ पर इस कार्बन एटम ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने शो नहीं किया है, लेकिन इस कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन भी जुड़े हुए होंगे, जैसे कि आप इस फॉर्मूला में देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है। तो आज हमने सीखा लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, स्केलेटल फार्मूला क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप और हेटेरो एटम्स के बारे में भी हमने जाना। हमने भी जाना कि मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे ओरिजिनेट हुई और कैसे रोमन्स अपने यूरिन का इस्तेमाल करते थे अपने कपड़ों को सुंदर सुंदर रंग देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं। धन्यवाद।